राहुल द्रविड़ 2 टीम का मेंबर था, 2003 में भी 7 में भी, तो आपने उसको कोच बनाया। फिर आपने कपिल देव को नहीं बुलाया, MS धोनी को नहीं बनाया, जो भाग्यशाली लोग थे। क्या हमारे अच्छे कर्म हमारे भाग्य का लिखा बदल सकते हैं? बेटा मैंने आज तक जितनी प्रेडिक्शंस की है ना बेटा, वो डंके की चोट पे की है मैंने। मैं ये कहता हूँ 90% जो बंदा अपनी फादर की फील्ड में जाता है पूरी दुनिया में, वो फेल है। मैं कहता हूँ भाई आपको कोई उपाय ही नहीं करना, आपका काम 101% बनेगा। सचिन के पास इतने पैसे हैं, इतने वो महंगे से महंगा नग डाल सकता है। आज उसका बेटा कहाँ है, तो अपने बेटे का भाग्य बदल के दिखा। खुद को बदलो, अपना भाग्य बदलो। हेलो एंड वेलकम टू आवर शो विद अस। विद अस में आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं रिनाउंड फेस रीडर और फिंगरप्रिंट रीडर कुमार अश्विन जी। कुमार अश्विन जी, वेलकम टू आवर शो। नमस्कार। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अपने चैनल पे आने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुमार अश्विन जी, आज मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये होगा कि जब हम माथा देखकर बता सकते हैं, पामिस्ट्री करके बता सकते हैं अपने बारे में, तो मैं पहली बार सुन रही हूँ फिंगरप्रिंट। तो फिंगरप्रिंट के द्वारा हम अपने बारे में कैसे जान सकते हैं? देखिए, फिंगरप्रिंट की बात मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले कुछ मैं आपको महापुरुषों की बातें बताना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, भक्त कबीर जी ने बोला है, प्रारब्ध पहले बना पाछे बना शरीर, कबीर अचंबा है यही मन नहीं बांधे धीर। प्रारब्ध का मतलब भाग्य, भी भगवान आपका भाग्य पहले लिखता है, शरीर आपको बाद में देता है। हाँ जी, ठीक है। लेकिन जो अपना मन है, हमारा मन है, वो मानने को तैयार नहीं है। ये तो भक्त कबीर जी ने बोला। फिर बोला अपने महर्षि व्यास जी ने, वो कहते हैं पुरुषार्थ करने के बावजूद जिनके कार्य सिद्ध नहीं होते वो भाग्य के मारे होते हैं। ये तो महर्षि व्यास बोल रहे हैं, ये तो मैं नहीं कह रहा। तो महर्षि व्यास कितनी पुरानी बात, जिन्होंने महाभारत लिखी है, वो जो शब्द बोल रहे हैं कि पुरुषार्थ करने के बावजूद जिनके कार्य सिद्ध नहीं होते वो भाग्य के मारे होते। उसके बाद विवेकानंद जी ने कहा, वो जो कह रहे हैं जो मैं वर्तमान जीवन जी रहा हूं वो मेरे पूर्व जन्म के संचित कर्मों का प्रतिफल है। ये विवेकानंद जी कह रहे हैं। अब मैं कहता हूं आपको बाबा नानक जी की बात बताता हूं। बाबा नानक जी कहते ने हुक्मे अंदर सब है, हुक्मे बाहर ना कोई, नानक हुक्मे जो बुझे होमे काहे होए। भी जे बंदे ਨੂੰ पता लग जे भी मैनू कुदरत ने मैनू दिता की है, तो वो बंदा शांत हो जाता। ठीक नहीं? चक्कर की है भी डेस्टनी जी है वो हर बंदे की प्री डिसाइडेड है। भगवान श्री कृष्ण जी भी कहते हैं भी कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। भगवान श्री कृष्ण जी गीता में साफ साफ कह रहे हैं भी आपका कर्म पे अधिकार है, फल पे अधिकार नहीं है। फल तो आपका वैसे ही आएगा जैसा आप कर्म करोगे। सारी ये कहानी है, जो मेरा कंसेप्ट है, वो आपके पूर्व जन्म के संचित कर्मों पे बेस्ड है। अब बात करते हैं फिंगरप्रिंट की। जब बच्चा माँ के पेट में होता है, 4.5 महीने का बच्चा जब होता है, तो डॉक्टर कहते हैं हम इसको अबॉर्ट नहीं कर सकते, ये बच्चा कंप्लीट तैयार हो चुका है। इसका मतलब उसका चेहरा बन गया, उसकी पूरी बॉडी कंप्लीट होगी, उसका हाथ बन गया, उसके फिंगरप्रिंट भी बन गए, उसका चेहरा भी बन गया। जो उसको कुदरत ने आवाज़ देनी है वो आवाज़ भी उसने बना दी उसकी। तो जब फिंगरप्रिंट कभी बदलेंगे नहीं आपके, वो तो बन गए ना आपके, और चेहरा भी नहीं बदलेगा आपका। चेहरा समय के हिसाब से आपका बड़ा होता जाएगा। जैसे बच्चा बॉर्न बेबी है, छोटा चेहरा है, थोड़ा और बड़ा हुआ, और बड़ा हो गया, तो आपका चेहरा बढ़ता जाएगा, लेकिन चेहरा बदलेगा नहीं। उसका प्रारूप मोस्टली वो आसपास ही रहेगा। जैसे कहते हैं ना 7 साल की उम्र तक बच्चा अपना चेहरा बदलता है, कभी माँ पे चला गया, कभी बाप पे चला गया, और धीरे धीरे 7 साल की उम्र के बाद अल्टीमेटली उसका चेहरा वो फाइनली 7 साल के बाद बन जाता है, भी यही रहेगा।
हर बंदे का जो चेहरा और फिंगरप्रिंट कभी बदलते नहीं, और डेस्टिनी हर बंदे की प्री डिसाइडेड है, वो कभी बदल नहीं सकती। यही मेरा कंसेप्ट है। जी, जब सब कुछ फिक्स है, भाग्य में लिखा है, तो क्या हमारे अच्छे कर्म हमारे भाग्य का लिखा बदल सकते हैं? मेरा तो टैगलाइन ही बेटा यही है, चेंज योर सेल्फ एंड चेंज योर लक। खुद को बदलो, अपना भाग्य बदलो, ये मेरी टैगलाइन है। उन फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी को बोल दिया आपका काम करूंगा, लेकिन मेरे मन में मैंने काम नहीं करना, तो मैंने तो बदला नहीं अपने आप को, वो तो चालाकी होगी। जब हम चालाकियाँ करते हैं तब हमारे काम नहीं बनते। अगर मैंने किसी को बोला मैं काम करूंगा और मैंने काम कर दिया, तो ये मेरा अच्छा कर्म है। अगर मैंने किसी को बोल दिया कि मैं काम करूंगा, मैंने काम नहीं किया, ये मेरा बुरा कर्म है। और हर कर्म की वापसी निश्चित है। आप गेंद लेते हो ना, गेंद को दीवार पे मारोगे जब ऐसे घुमा के, तो घूम के कैसे वापस आएगी मेरे पास? वो गई मेरे से है ना, मेरे पास से गई है। तो हर कर्म की वापसी निश्चित है। अगर मैं अच्छा कर्म करूंगा तब भी घूम के मेरे पास आएगा, अगर बुरा करूंगा तब भी मेरे पास घूम के आएगा। तो कर्म की वापसी निश्चित है, ये विवेकानंद जी बोल गए हैं। तो सारा जो खेल है ना पुत्र, कर्मां ਦਾ, कर्म बंदे ਨੂੰ अपना सोच समझ के करना चाहिए। कोई कर्म ਤੇ अपना अधिकार है, फल ਤੇ अधिकार तो है ही नहीं। बिल्कुल। जितना का कर्म करांगे वैसे ही फल आएगा। हूँ आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ जी। अब देखो भी, हर बंदा कहता भी, आप किसी भी जोशी के पास जाते हैं, किसी भी, आप उसको मुमन क्या कहते हैं भी, मेरा ये डेट ऑफ बर्थ है, ये टाइम है, मेरा प्लेस ऑफ बर्थ है। हाँ जी। वो आपकी कुंडली बताता है, फिर आपसे क्वेश्चन पूछता है, फिर वो कहता है जी मेरी ये प्रॉब्लम चल रही है, फिर आपको ग्रह से रिलेट करता है भी आपका ये ग्रह खराब है, इसको ऐसे कीजिए, उपाय कीजिए, काम बन जाएगा। नंबरोलॉजी वाले को भी डेट ऑफ बर्थ चाहिए, बल्कि हर ज्योतिषी को कुछ ना कुछ चाहिए। हाँ जी। लेकिन वो आपको ये नहीं गारंटी देता भी आपका काम बन जाएगा। वो देता गारंटी आज तक भी ये उपाय कर लो काम बन जाएगा? मैं कहता हूँ भाई आपको कोई उपाय ही नहीं करना, आपका काम 101% बनेगा। लेकिन काम सबका नहीं बनता है। मैं 15 साल की उम्र से कर रहा हूँ बेटा, ये काम जो मैं 15 साल की उम्र से कर रहा हूँ, और 35 साल मैंने नौकरी की है पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड में एज ए इंटरनल ऑडिटर, और मैंने एमकॉम कर रखा है। जीवन में आपको अपने कर्मों पे फोकस करना पड़ेगा, और जोशी आपको कोई उपाय बता देगा लेकिन गारंटी नहीं देगा कि काम बन जाएगा। मैं आपको कहता हूँ आपका काम बनेगा, लेकिन 20% लोगों के दुनिया में काम बनते हैं, 80% लोगों के काम ही नहीं बनते। लेकिन हम तो यही विश्वास करते हैं कि जब लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है, एस्ट्रोलॉजी में जाइए या और भी किसी के पास जाइए, आपको कुछ रेमेडीज़ बताएंगे वो कि आप ये रेमेडीज़ कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमें ये विश्वास होता है। लेकिन फिंगरप्रिंट में क्या है कि क्योंकि फिंगरप्रिंट में आपने कहा कि आप रेमेडीज़ तो देते ही नहीं हैं, फिर आपके पास क्यों आए? देखिए मेरे पास इसलिए लोग आना चाहिए लोगों को, उनको मैंने बोला ना डेस्टिनी डिसाइडेड है, तो फिंगरप्रिंट में डेस्टिनी आपकी डिसाइडेड है। मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे कोई भी चीज़ है ना आपके पास चल के आएगी, कोई भी चीज़ है। अगर आपके भाग्य में पैसा है तो आपके पास चल के आएगा। अगर आपका अफसर बनना है तो कोई ना कोई सिस्टम, नेचर, आप जब आपका काम बनना होता है ना बेटा, पूरी कायनात काम पे लग जाती है, पूरी यूनिवर्स काम पे लग जाती है। अगर आपका काम बिगड़ना हो तब भी पूरी यूनिवर्स आपके अगेंस्ट काम पे लग जाती है। अब आपको एग्जांपल देता हूँ कि भाग्य कैसे बदलता है और चीज़ खुद चल के कैसे आती है आपके पास। मैंने आपको ये एग्जांपल दूंगा। मैं सचिन 16 साल की उम्र में खेल रहा था जी। और 18 साल से पहले वो टीम में नहीं से आ सकता। बीसीसीआई ने अपने संविधान में बदलाव किया उसको टीम में लाने के लिए। तो बीसीसीआई सचिन के पास गई है, सचिन बीसीसीआई के पास नहीं गया कि मुझे टीम में रखो। वो बीसीसीआई का डिसीजन था भी हमने तेरे को टीम में खिलाना है 16 साल की उम्र में, तो चल के गए ना उसके पास। हाँ जी। आज उसका बेटा कहाँ है? बेटा उसका क्रिकेट में क्या योगदान है?
सचिन के पास इतने पैसे हैं, इतने, वो महंगे से महंगा नग डाल सकता है, महंगे से महंगा वो यंत्र डाल सकता है, सबसे महंगा वो यज्ञ भी करा सकता है। उसकी पावर है, पैसा है उसके पास। तो अपने बेटे का भाग्य बदल के दिखा दे। मैं तो अपने जो मेरे दोस्त हैं, जो जोशी मेरे भाई कहते हैं भी हम उपाय से बदल देंगे भाग्य, मैं कहता हूँ मेरी उनके साथ रिक्वेस्ट है, अभी उनको सचिन के बेटे का भाग्य बदलना चाहिए, एक एग्जाम्पल सेट करनी चाहिए। दूसरी एग्जाम्पल देता हूँ आपको, पुरानी बात बता रहा हूँ बहुत। एक पान की दुकान में खड़े थे, हम्म सिगरेट पी रहे सी, छल्ले उड़ा रहे सी। हम्म एक आम आदमी आंदा उनके पास, वो कहते यार भी मैं, मेरा नाम मोहम्मद वली है, वली मोहम्मद वली मेरा नाम है, मैं तलसुख पंचाली ਜਿਹੜਾ प्रोड्यूसर आ ਉਹਦਾ राइटर है, मैं ਉਹਦੇ ਲਈ पहले फिल्म लिख चुका, मैं एक होर फिल्म लिख रहा, वो फिल्म का नाम यमला जट। ਉਹਦੇ 'ਚ एक किरदार है उसमें, वो बिल्कुल आपकी तरह पान चबाता है, आपकी तरह सिगरेट पीता है और आपकी तरह छल्ले उड़ाता है, क्या आप ये रोल करोगे? प्राण ने उनकी बात पे ध्यान नहीं दिया। प्राण ने सोचा भी ये बंदा अपनी बेवड़ा लग रहा है मुझे, भी हवा में फेंक रहा है। प्राण ने बात को गौर नहीं किया। उसने जबकि उसको बोला भी मेरे पास फलाना स्टूडियो में आना अगले दिन और मैं आपकी मुलाकात करा दूंगा, उस बात को महीना 2 महीने हो गए। 2-3 महीने बाद फिर वो बंदा प्राण जी ਨੂੰ लाहौर प्लाजा थिएटर 'ਚ मिल गया। वो कहते यार तू आया नहीं, तू मेरी बेइज्जती करा दी, मैं तेरी मारी वेट करता रहा। प्राण ने सोचा यार नहीं ये बंदा सही कह रहा है। वो कहता जी मैं आने को तैयार हाँ। कहता नहीं मैं तेरे ते विश्वास नहीं। अच्छा तू मैंने अपने घर का एड्रैस दे, प्लीज़ गिव मी योर एड्रैस। ਉਹਦੇ ਕੋਲ एड्रैस लिया। अगले दिन वो बंदा प्राण के घर पे गया, प्राण जी को साथ में लिया, स्टूडियो लेकर आए, स्क्रीन टेस्ट दिया उनका, स्क्रीन टेस्ट में प्राण जी पास हो गए। तो प्राण जी कहते भी मैं अपने घर वालों से बात कर लूँ, भी मेरे घर में तो कोई फिल्मों में काम ही नहीं करता, मैं अपने पापा से बात कर लूँ। तो जो प्रोड्यूसर वो भड़क गया, वो कहते ये कैसा बंदा यार, लोग मेरी फिल्मों में काम करने के लिए लाइन लगा के खड़े हैं और इसको हम मौका दे रहे हैं और नखरे कर रहे हैं। वो कहते भी ये तो काम करना तो 10, तो नखरे ना कर। वो कहते पैसे कितने मिलने हैं? कहते 50 रुपये महीना। वो कहते मैं तो 200 रुपये महीना कमा रहा हूँ, आप मुझे 50 रुपये दे रहे हो, मैंने तो काम नहीं करना। वो कहते इतना कर, तू स्टूडियो से बाहर चल जा, जब हमें तुम्हारी जरूरत होगी तेरे को बुला लेंगे, तू जा, तेनू कदर नहीं है कि टाइम। तू आज सोच रहे हैं अभी तेरे को 50 मिल रहे हैं, तू ये नहीं सोच रहा अभी फिल्म में काम करने के बाद तेरे को काम मिलेगा, अच्छा तू लाखों करोड़ों रुपए कमा सकता है फ्यूचर में। ये तलसुख पंचौली जी ने उस वक्त बोला प्राण जी के बारे में। तो मुझे आप ये बताओ, प्राण जी ने उसके बाद करोड़ों रुपए कमाए नहीं है फिल्मों में? कमाए, बिल्कुल कमाए। इसका मतलब उनके भाग्य में करोड़ों रुपए थे ना, तो बंदा पान की दुकान पे चल के आया उनके पास। आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास बहुत एग्जांपल्स हैं बेटा जी। राज कपूर जी आए पेशावर से काम करने के लिए फिल्मों में बॉम्बे, तो एक्स्ट्रा की लाइन में लगे हुए थे। फिल्मों में एक्स्ट्रा लाइन का मतलब होता है भी दिहाड़ीदार, भी आज रोल मिल गया, नहीं मिला तो नहीं मिला। तो एक्स्ट्रा की लाइन में पृथ्वीराज कपूर जी खड़े थे। तो उस समय की जो टॉप हीरोइन थी एलेन, वो अपनी लंबी सी गाड़ी में आती है, वो देखती है कि बड़ा सुंदर सा लड़का गभरू जवान उच्चा लंबा एक्स्ट्रा लाइन च लगा। वो जाती है अंदर भगवती ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗਾ ਐਕਸਟਰਾ ਦੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹੀਰੋ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ, ਆ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਆਓ ਪਲੀਜ਼। ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਆਂਦੇ ਮਿਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹੋਂ, ਤੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀਰਾਜ ਕਪੂਰ ਜੀ ਨੂੰ ਲਾਈਨ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਐਕਸਟਰਾ ਦੀ ਲਾਈਨ 'ਚ, ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਫਿਸ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ऑफिस से ले जाने तो बाद उनका स्क्रीन टेस्ट लिया जाता है, वो स्क्रीन टेस्ट से पास हो जाते हैं। फिर वही लड़की जिन्होंने उनको सेलेक्ट किया था एज ए हीरो मटेरियल, उनके साथ उनकी पहली फिल्म आती है सिनेमा गर्ल पृथ्वीराज कपूर जी की। तो आप बताओ पृथ्वीराज कपूर जी की फैमिली कहाँ है? करोड़ों कमा रहे ना वो लोग, तो उनके भाग्य में थे ना, तो वो लड़की चल के आई उसके पास,
उसको लेने के लिए, जबकि उन्होंने किसी को अप्रोच नहीं किया। अब आपको और एग्जांपल देता हूँ। जी। पुरानी फिल्मों के विलेन थे जीवन जी, हम्म। आपने सुना होगा नाम उनका, जीवन फेमस है। हाँ जी। तो वो 18 साल की उम्र में कश्मीर से भाग के आ गए फिल्मों में काम करने के लिए। तो वहाँ पर धक्के खाते रहे, स्टूडियो पर भटकन शुरू हो गई उनकी, काम नहीं मिला कहीं। धक्के खाते खाते फुटपाथ पे सोए, अचानक कहीं उनको किसी स्टूडियो में काम मिल गया, और लाइटमैन का। तो लंच टाइम में वो बैठे हुए थे, सुस्ता रहे थे। तो जो प्रोड्यूसर थे मनोज सिन्हा जी, वो उनके पास से गुजरते हैं। वो देखते हैं लड़का बड़ा सुंदर सा लड़का है, उसके पास आते हैं, पहले आगे चले जाते फिर वापस आते हैं। उसको कहते तू क्या कर रहा है यहाँ पर? वो कहते हैं जी मैं लाइट मैन हूँ, रिफ्लेक्टर पकड़ता हूँ मैं। कहते तेरे को कुछ आता, कुछ गाना गुना आता? कहते मुझे कुछ नहीं आता जी। कहते अच्छा कोई गल नहीं। वो अंदर जाके उन्होंने कहते भी उन्होंने बुला के लियाओ मुंडे को। जीवन जी बुला के लिया, स्क्रीन टैसट लेंदे आ, स्क्रीन टैसट पास हो जाता। देखो वो किन्ने नामी ग्रामी विलन बन जाते हैं जी। मेरा कहने का मतलब ये है बेटा भी कोई चीज़ अगर आपके भाग्य में है तो वो चल के आनी है, किसी भी कीमत पे आनी है। तो सही समय पर सही डिसीज़न लेना कितना मायने रखता है? क्योंकि कई बार जब आप वो डिसीज़न लेते हैं तो कई बार अच्छा भी होता है और कई बार गलत भी होता है। मैं ये कह रहा हूँ भी जहाँ तक डिसीजन की बात है, आप सही डिसीजन तभी ले पाते हो जब आपके भाग्य में कोई चीज़ होती है। हम्म। देखो भगवान श्री राम के भाग्य में सामने कुर्सी पे राज तिलक होने वाला था उनका, लेकिन उनको 14 साल के लिए वनवास जाना पड़ गया। जब भगवान राम जैसे इंसान को, भगवान को अगर जाना पड़ा राज तिलक छोड़ के जंगलों में, तो आप आम इंसान की तो औकात क्या है ये बताओ पहले बेटा, कोई औकात आम इंसान की? जी। और उस जिस माँ ने अपने बेटे के लिए, भरत के लिए राजपाट मांगा, उस बेटे ने भी राज नहीं किया। बिल्कुल। इसका मतलब भगवान राम के भाग्य में ही राज नहीं था उस वक्त, और जिस बेटे के लिए उसने मांगा भरत के लिए, वो भी नहीं कर पाया। ठीक है। हाँ जी। और देता हूँ एग्जाम्पल, सोनिया गांधी जी के सामने कुर्सी पड़ी थी, वो नहीं बैठ सके। आपको ये वो किस्सा सुनाता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग आपको लगेगा भी, मतलब कि ना थोड़ा आपको फनी भी लगेगा थोड़ा सा। जी। जब सोनिया गांधी ने मना कर दिया, तो मैं अपने बिजली बोर्ड में ना, हमारे लास्ट वर्किंग डे में हमारी मीटिंग होती है बॉस के साथ, तो हम सभी कुलीग्स इकट्ठे हुए थे उस वक्त मीटिंग में। तो मैंने अपने दोस्त को उस वक्त बोल दिया कि सोनिया गांधी ने अगर मना किया ना, तो वो डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम प्रपोज करेगी। अच्छा। मेरे दोस्त हैरान हो गए, कहते यार नॉन पॉलिटिकल बंदा, ब्यूरोक्रेट बंदा, पॉसिबल ही नहीं है भी वो प्रधानमंत्री बन जाए। मैं कहा यार मैंने नहीं पता, आई डोंट, पर ना मनमोहन सिंह लो, सोनिया गांधी वो दिल्ली बैठे हैं, मैं जलंधर बैठा हूँ। हाँ जी। मैंने जस्ट फेस रीड किया सोनिया गांधी का कि उसके मन में क्या चल रहा है, वो किसका नाम लेगी। मनमोहन सिंह जी का नाम प्रपोज हो गया। जब मनमोहन सिंह जी का नाम प्रपोज हो गया, तो मेरे दोस्तों ने मुझे फ़ोन किया, यार कमाल होगी, तूने कमाल प्रोडिक्शन की। मैं कहा कुछ नहीं किया मैंने अभी, कमाल कमाल तब होगी जब यही बंदा दूसरी बार प्रधानमंत्री बनेगा। पहली बार तो ये बन गया, सेकंड टाइम भी यही बनेगा, मैंने एडवांस बता दिया। अब सेकंड टाइम की प्रोडिक्शन की भी स्टोरी सुन लो। हमारे यहाँ पर पंजाब गति अखबार है बहुत मशहूर, जलंधर शहर में, उसके मालक हैं विजय कुमार चोपड़ा जी, पद्मश्री विजय कुमार चोपड़ा जी। तो देवी तला मंदिर के जनरल सेक्रेटरी हैं राजेश बेद जी, उनके साथ मेरा बड़ा प्यार है। मैंने उनको बोला मैंने एक पिटिशन लगानी है अखबार में, कहते भी आप जाओ मेरा नाम लेना, तो अखबार पंजाब गति अखबार में जाके लगा लो। मैं वहाँ पर गया, अविनाश चोपड़ा जी को पहले मिला, उन्होंने बोला भी आप बड़े बाबू जी से मिल लो। फिर मैंने उनसे मिलने गया। जब मैंने उनसे मिला तो मैंने उनको बोला जी मैं पिटिशन लवानी है, तो मैंने राजेश बेद जी ने भेजा, कहते बताओ क्या लगानी है जी। मैं कहा जी अडवाणी जी अपने जीवन काल में कभी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे,
और मनमोहन सिंह जी दूसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। उन्होंने मुझे आगे बोला भी आपकी तो प्रेडिक्शन गलत साबित होगी, मैंने अपनी अखबार का नाम नहीं खराब करना। तो फिर मैंने उनको क्या आंसर दिया, मैं कहा जी आपके हिसाब से कौन प्रधानमंत्री बनेगा? वो कहते अडवाणी बनेगा। मैं कहा जी ऐसा है, अगर अडवाणी प्रधानमंत्री बन गया, मैं अपनी जनानी छड्ड के, बच्चे त्याग के, नौकरी छड्ड के आपके घर में बिना तनख्वाह का मरते दम तक नौकर बन के रहूँगा, मरते दम तक। मेरी बात को नोट कर बेटा, अंडरलाइन कर। अगर मनमोहन सिंह जी दूसरी बार प्रधानमंत्री बन गए तो आपने कुछ नहीं करना, आपने अपनी अखबार छापनी बंद करनी है। और जो आपके चेले दंद काट रहे हैं ना मेरी गल सुन के, मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, आप भी मजाक उड़ा रहे हो, स्टाम्प पेपर ले आओ, उनके साइन कराओ, मेरे भी साइन कराओ। और विजय कुमार चोपड़ा की हिम्मत नहीं बढ़ी स्टाम्प पेपर मंगाने की। फिर मैंने उनकी अखबार में वो प्रेडिक्शन नहीं लगवाई, मैंने किसी और अखबार में लगवा दी। जब मेरी प्रेडिक्शन सच हुई फिर मैं उनके पास गया, मैं कहा ये लो। तो मैं जब प्रेडिक्शन करता हूँ बेटा, मैं अपने आप को दाव पे लगा देता हूँ भी मेरी प्रेडिक्शन गलत होगी तो मरते दम तक नौकर बन के रहूँगा। आज तक सुना कभी आपने ऐसी किसी ज्योतिषी के मुंह से बात? जी नहीं। जिसने ये बोला हो, वो तो ये कहते हैं लाखों रुपए दे दो उपाय कर लो, गारंटी कोई नहीं है। मैं कहता हूँ उपाय करना ही नहीं है, 1 रुपये का उपाय नहीं करना, और आपका काम 100% बनेगा। यहाँ हम देखते हैं कि जब हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं तो हम लाखों पैसे खर्च कर देते हैं, एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं और रेमेडीज़ लेते हैं और उन रेमेडीज़ को करते भी हैं। लेकिन यहाँ आप बता रहे हैं कि रेमेडीज़ कुछ मत कीजिए। मैं कहता हूँ दुनिया में बेटा रेमडीज नाम की कोई चिड़िया ही नहीं है, कोई उपाय ना दी कोई चिड़िया ही नहीं है। मैं 15 साल की उम्र से कर रहा हूँ बेटा, 43 ईयर प्लस मेरा एक्सपीरियंस है। मैंने आज तक कभी किसी को कोई उपाय नहीं बताया और लोगों के काम बने हैं। लोग मुझे आके बोलते हैं भी हमारा काम बन गया। अगर किसी उपाय में इतना दम है, अगर मान लो हम कहते हैं जी जितने भी आप देखो, जस चोपड़ा जी है, कितने बड़े फिल्म मेकर हैं वो, बहुत बड़े हैं। उनका बेटा आदित्य चोपड़ा जो प्रोड्यूसर है और दूसरा उदय चोपड़ा, उदय चोपड़ा, हाँ जी, उसको उन्होंने उनके लिए फिल्म बनाई, हाँ जी बनाई। वो नहीं चला। अच्छा, अनुपम खेर जी पूरी दुनिया को एक्टिंग सिखाते हैं, अपना बेटा उनका सिकंदर खेर, उनको एक्टिंग सिखा दी, उनको स्टार बना दे, वो क्यों नहीं बना? लेकिन किस्मत भी तो होती है ना कि उनकी वही भाग्य तो में। कह रहा हूँ ना भाई, अगर भाग्य में कोई चीज है तो तभी तो मिलेगी ना आपको। हाँ जी। जो चीज आपके भाग्य में है वो चल के आपके पास आएगी। वही आपको मैं कह रहा हूँ भी कोई भी नग, कोई भी यंत्र, कोई भी पूजा पाठ, किसी तरह का उपाय भी आपका भाग्य नहीं बदल सकता। लेकिन यहाँ मैंने बहुत से लोग देखे हैं, उन्होंने कोई रत्न धारण कर लिया या कुछ भी पहन लिया है, कहीं जाएंगे तो उस चीज़ को पहन के जाएंगे, उन्हें ऐसा लगता है कि अगर इसको उतार दिया या ये हमसे कहीं दूर चला गया तो जो हमें नेम फेम मिला हुआ है वो सब गायब हो जाएगा। लोगों के मन में ये भी होता है, इस डर से भी वो हमेशा उस चीज़ को पहने रखते हैं। देखिए ऐसा बेटा, मैंने आज तक लोगों के नग उतरवाए हैं, मैंने नग डलवाए नहीं हैं। अब दूर का जाना आपने, देखो कुमार गौरव ने फिल्म बनाई थी, राजेंद्र कुमार जी ने अपने बेटे के लिए कुमार गौरव के लिए पिक्चर बनाई, लव स्टोरी, बहुत बड़ी हिट थी। सुपर डुपर हिट। हाँ जी। मैंने 16 साल की उम्र में पहली प्रोडक्शन की, रॉकी पिक्चर आई, संजय दत्त की, फ्लॉप पिक्चर थी। मेरे दोस्तों ने मुझे बोला भी ये लंबा सा लड़का बेकार सा चलेगा नहीं। मैंने अपने दोस्तों को बोला, मैंने पहली प्रोडक्शन जो की थी संजय दत्त की थी, ये लंबी रेस का घोड़ा है, आज तक चल रहा है वो टाटा में गया, मैं कहा टाटा से बाहर आएगा। फिर वो जेल गया, मैंने बोला भी जेल अपनी सज़ा पूरी करने से पहले बाहर आ जाएगा, वो आया कि नहीं? बिल्कुल। संजय दत्त मेरा फेवरेट स्टार रहा है शुरू से, और मैं आज तक उससे कभी मिला भी नहीं हूँ संजय दत्त से, वो मुझे जानता भी नहीं है। लेकिन फेस देख के मैंने उसकी फेस करके 3 प्रेडिक्शंस की हैं उसके बारे में, तीनों ठीक निकली हैं। कुमार गौरव की मैंने प्रेडिक्शन की थी भी ये इसकी गोल्डन जुबली फिल्म है, लव स्टोरी, पहली और आखिरी हिट,
बताओ उसके बाद उसकी कौन सी फिल्म चली है? एक का भी नाम दे दो मुझे, बता दो भाई। भगवान ने अगर भाग्य में लिखा ना तो उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। डेस्टिनी डिसाइडेड है। आपने कहा कि डेस्टिनी डिसाइडेड है। को बता सकता कोई बंदा? जी, आप एक गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप फेस रीडिंग भी करते हैं, फिंगरप्रिंट रीडर भी हैं आप। तो ये शिक्षा या ये सब आपने कहाँ से सीखा, ये कैसे आया आपके अंदर, ये जानना भी हमारे लिए अब ज़रूरी है। मुझे ये बताइए भी, रफ़ी साहब सिंगर थे, उन्होंने कहाँ से सीखा था? आप बता दो मुझे। लता जी ने कहाँ से सीखा था? तलत महमूद जो सिंगर थे, KL सहगल सिंगर थे। लेकिन लता जी की तो अगर बात करें तो उनकी फैमिली बैकग्राउंड वैसा था। नहीं, पर उनका गुरु तो कोई नहीं था ना। आप समझो, मेरी फैमिली में कोई जोशी नहीं है, मेरी बैकग्राउंड में कोई जोशी नहीं है। वही मेरा पूछने का। मुझे गिफ्टेड है ना। दुनिया में कोई भी आर्ट है वो गिफ्ट करती नेचर। तो आपने कब पहचाना ये कि आपके अंदर ये हुनर है? जब मैंने अपने हाथों को देखा, मैंने फिंगरप्रिंट देखने शुरू की, वैसे अपने देखने, वैसे मुझे कुछ, जब भी मैं किसी को देखता था तो मुझे कुछ होने लग जाता था। अच्छा। बेसिकली 14 साल की उम्र के बाद बंदा पूरा होश में आ जाता है। 14 साल की उम्र के बाद आदमी के, बच्चे के टेस्टोस्टेरोन बन जाते हैं, लड़के खास करके, तो वो यंग हो जाता है, उसकी सोच बदल जाती है, उसका नज़रिया बदलना शुरू हो जाता है। तो मुझे अपने आप फील होना था दोस्तों के साथ, जब मैंने दोस्तों को बतानी भी ये काम बन जाएगा, दोस्तों को बोल देना ये काम नहीं होगा। कहते मान लो हम किसी काम पे जा रहे हैं दोस्तों के साथ, तो मैंने बोल दिया ये काम नहीं होना, तो मेरे दोस्त मुझे कहते थे तू काली जवान वाला है। मेरा नाम ही उन्होंने रखा था कि तू काली जवान वाला है, भी तू जो बोल देता वो ठीक हो जाता है। वो कहते तू गलत मत बोला कर यार। मैं तो आपको ये बता सकता हूँ, फिंगरप्रिंट कभी बदलते नहीं, चेहरा कभी बदलता नहीं। मैं आपको डंके की चोटें बता सकता हूँ भी आपका काम बनेगा या नहीं बनेगा। जी, तो यहाँ एक सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जब हम शादी की बात करते हैं, हर माता पिता का सपना होता है कि उनके बच्चे को एक अच्छा वर मिले, एक अच्छी वधू मिले, ठीक है? तो हम कुंडलियाँ भी मिला लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, क्योंकि हम तो यही मानते हैं हिंदू धर्म में कि कुंडली मिलान किया जाना चाहिए, गुण मिलने चाहिए। गुण भी मिल जाते हैं, शादी भी हो जाती है, लेकिन कुछ ही सालों में या कहीं कहीं तो कुछ ही महीनों में परिवार में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। कई एग्जाम्पल्स भी हैं हमारे पास ऐसे। तो क्या फेस रीडिंग और फिंगरप्रिंट रीडिंग के द्वारा हम ये जान सकते हैं कि क्या ये दोनों, जो लड़का और लड़की हैं, ये दोनों एक दूसरे के लिए ठीक हैं, आगे की इनकी लाइफ सही रहेगी? बिल्कुल 100% बता सकता हूँ। आपको याद होगा अभी शर्मा फैमिली में ना, जब कोई शादी करते हैं बेटा बेटी की, तो उनके वहाँ पर नाड़ी दोष और बुक्कड़ दोष का बहुत विचार किया जाता है, खास करके शर्मा फैमिली में। अच्छा। तो हमारे जानकार हैं कोई अशोक शर्मा जी, उनके बेटे को लड़की दिखाई, लड़की को उसको पसंद आ गई लड़के को, लेकिन जब बाद में टेवा मिलाया तो टेवे में नाड़ी दोष और बुक्कड़ दोष आ गया। तो जिस जोशी के पास भी गए टेवा मिलाने के लिए, तो उन्होंने ऐसे टेवा घुमा के फेंक दिया, टेवा नहीं मिलता, शादी नहीं हो सकती, इनके बच्चे नहीं होंगे, ये आपस में कुत्तों की तरह लड़ेंगे, इनकी मैरिज लाइफ टोटली फेल। ये हर जोशी ने, जिन्होंने कुंडली देखी, सब ने मना कर दिया, ये ब्याह कामयाब नहीं हो सकता। वो आखिर में मेरे पास आ गए। मैं कही मैं तो कुंडली देखता नहीं, मेरे पास तो लड़का लड़की को पेश करो। अच्छा। और लड़का लड़की आ गए, उनके लड़के के फिंगरप्रिंट देखे, लड़की के फिंगरप्रिंट देखे, तो मैं कही मेरी बातें नोट कर लो। कुंडली वाला कह रहा है ये कुत्तों की तरह लड़ेंगे। अच्छा। मैं बोल रहा हूँ ये बिल्कुल नहीं लड़ेंगे, ये आपस में घी खिचड़ी की तरह रहेंगे। जैसे आप खिचड़ी में घी डाल दो ना तो घी नजर ही नहीं आता कहाँ पर है, वो खिचड़ी में घुल जाता है। ठीक है, मैंने ये बोला। सेकंड हो गया तो बच्चा नहीं होगा। मैंने कहा ये बच्चा 101% होगा। फिर मैंने बोला, मैं कहा बच्चा तो होगा, लेकिन पहला जो बच्चा आएगा वो लड़की आएगी। तो लड़के का फादर बोला, अशोक शर्मा जी, हमारे 20 पीढ़ियों से बेटे आ रहे हैं फैमिली में, बेटी नहीं आ रही। मैं कहा जी कुमार अश्विनी ने बोला है 20 पीढ़ियों का ना आपका जो मिथ है, जो आपका जो ट्रेडमार्क आपका, वो टूट जाएगा इस बार। जी। लड़की होगी। चलो जी, बात होगी, शादी भी होगी। 2 साल उसके फादर का फ़ोन आया
भी बच्चों का अब दोनों में आपस में प्यार बहुत है, लेकिन अभी बच्चा नहीं हुआ, 2 साल हो गए शादी को। मैं कही चिंता मत करो, बच्चा 3 साल बाद आएगा। मैंने उस वक्त आपको जान के नहीं बताया भी कहीं आप परेशान ना हो जाओ, अभी 1 साल और वेट करो, बच्चा हो जाएगा। 1 साल बाद उनकी बहू कंसीव कर गई। फाइनली जब डिलीवरी का डेट आ गई, बच्चा बाहर दुनिया में आया, तो लड़के का फ़ोन आया मुझे, ये लड़की आई है। मैं कहा मैंने तो बेटा पहले बोला था। फिर मैं क्या बोला उसको, भी ये लड़की नहीं आई है, ये भाग्यशाली लड़की आई है तेरे जीवन में, लड़की मैंने देखी नहीं है, फ़ोन पे मैंने बता दिया। तो आप ये यकीन करो भी आज उसके उस बेटे के पास एक ही लड़की है, वो लड़का विद फैमिली फॉरेन सेटल है। कंपनी ने उसको, कंपनी तरफ से उसको बाहर काम पे भेजा है, वहाँ पर बाहर सेट है। तो मेरा मतलब मैं ऐसी ऐसी प्रिडिक्शन करता हूँ, शादियाँ भी कामयाब होती हैं अगर फिंगरप्रिंट और फेस रीडिंग करके। मैं बताता हूँ शादियाँ कैसे कामयाब होती हैं, मैं बताता हूँ। एक गर्म ठंडा बंदा, एक गर्म बंदा, गड्डी चल जाती है। बिल्कुल। दोनों गर्म है तो नहीं चली। कुत्ते में कोई लड़ेंगे जी। कुत्तों कुत्ते लड़ेंगे आपस में, पूरा मोहल्ला देखेगा। अगर दोनों शरीफ हैं तो सोसाइटी वाले लूट के खा जाएंगे। उनके ब्याह कामयाब हैं जिनमें एक लाइफ पार्टनर हार्ड है और एक सॉफ्ट है। एक गुस्से वाला है, एक थोड़ा कम गुस्से वाला है या शांत है, तो उनकी मैरिज लाइफ सुपर हिट है। ठीक है, आप देख लो अभिषेक बच्चन की मंगनियों की टूट गई। अभिषेक बच्चन की करिश्मा कपूर के साथ मंगनी हुई थी, वो टूट गई। फिर करिश्मा कपूर ने किसी और से शादी की, वो शादी फेल हो गई। तो उन्होंने टेवा मिला के किया होगा ना बेटा सब कुछ, तो फिर मंगनी क्यों टूटी? नहीं, वहां तो शायद दिल मिले होंगे मुझे, मतलब जहाँ नहीं, पर फिर भी टेवा तो मिलाते हैं भाई, आप जैसे बोलते हो। मैं टेवा नहीं मिलाता। मेरी खुद की बेटी है, मेरा जो छोटे भाई की बेटी है, दोनों बेटियों के लिए लड़के मैंने ढूंढे हैं, मैंने कोई टेवा नहीं मिलाया, जस्ट फेस रीडिंग की है। एक चीज़ देखी है, जैसे मेरी बेटी का थोड़ा स्वभाव गर्म है तो लड़का थोड़ा कम गर्म स्वभाव है, तो उनकी आपस में सेटिंग है। तो दूसरी बेटी का भी मैंने कम्बिनेशन ऐसे ढूंढ दिया, और 2 चीज़ देखे मैंने आपस में उनका अच्छा ट्विनिंग हो जाए। सेकेंडली लक्ष्मी जो, लक्ष्मी के बिना तो बात नहीं बनती। सारी दुनिया में कोई भी काम है और बिना लक्ष्मी के पॉसिबल ही नहीं है। आपको कुछ भी करना जीवन में, शादी करनी है तो पैसा चाहिए, आपको मकान बनाना तो पैसा चाहिए। 80% लोगों के भाग्य में पैसा नहीं है। ये मेरा 43 साल का तजर्बा है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनके पास पैसा है लेकिन सुकून नहीं है, प्यार नहीं है। एक मेरे गुरुजी बहुत सोनी गल सुंदर सी बात बोलते हैं भी कुदरत आपको सब कुछ दे देती है, ठीक है, दे दिया सब कुछ, फिर एक मुट्ठी निकाल लेती है उसमें से। जो मुट्ठी निकाल लेती ना बेटा, उसके पीछे बंदा मरते दम तक भागता रहता है, वो मुट्ठी नहीं मिलती। जो मुट्ठी निकालती ना कुदरत, वो मुट्ठी मैं बता सकता हूँ निकाल ली कि नहीं निकाली। वो मेरे पास आर्ट है। मान लो मेरे पास कल ही बंदा आया था कोई, वो कहता जी मेरे बारे में बताओ। मैं कहा तेरे पास पैसा भगवान ने दिया है, लेकिन पत्नी का सुख नहीं है। वो कहते 2 पत्नियां मेरी छोड़ के जा चुकी हैं, तीसरी शादी की, उसका डिस्प्यूट चल रहा है। अब बताओ, पैसा दिया भगवान ने, पत्नी सुख नहीं दिया, तो पत्नी नहीं ना दी भगवान ने। तो वो मतलब क्या बोला कि मैं शादी करूँगा नहीं, इसका निपटा के फिर मैं शादी नहीं करूँगा। जो चीज़ भगवान ने दी नहीं है उसको मैं कैसे दे दूँ? मैंने बेटा ऐसी ऐसी प्रेडिक्शन की है, आप सोच नहीं सकते। विराट कोहली अंडर-19 वर्ल्ड कप खेला। हाँ जी। तो जब अंडर-19 वर्ल्ड कप टीम का कप्तान था विराट कोहली, तो उसमें एक लड़का था तरवर कोहली, उस टीम का मेंबर था वो। उसका जो अंकल है, जो चाचा है उसका, संदीप कोहली, वो मेरा दोस्त है, वो बिजली बोर्ड में मेरे साथ ही काम करता है।
हम्म। उसका मुझे फ़ोन आया भी कुमार जी, मेरे बेटा जो मेरा भतीजा है उसकी अखबार में फ़ोटो आई है, तरवर कोहली उसका नाम है, उसको देखिए भी वो इंडिया की तरफ से खेलेगा, कुछ बनेगा टीम में, कुछ उसका पहचान बनेगी। मेरी उसके साथ फ़ोन पे पैरेलल बात चल रही है, मैंने अखबार नहीं देखी। मैंने उसको छूटते बोला भी एक कोहली खेलेगा पक्का। कहता वो कौन? मैं कहा विराट कोहली, इंडिया की टीम की तरफ से खेलेगा भी और कप्तान भी बनेगा। ये मैंने अपने दोस्त संदीप कोहली को पहली बार बोली। दूसरी बारी मैंने प्रिडिक्शन की थी News24 शो जो चैनल है उसमें मेरा एक शो आता था, हर चेहरा कुछ कहता है, उसमें मैंने प्रिडिक्शन की थी विराट कोहली की, विराट कोहली कप्तान बनेगा। मैं विराट कोहली से कभी मिला नहीं, वो कप्तान बनने की मैंने प्रिडिक्शन की थी। मैंने ये थोड़ा बोला था वो कामयाब कप्तान बनेगा। वो अंडर-19 वर्ल्ड कप जिता दिया उसने, वो कामयाब कप्तान था। अब इंडिया की टीम का कप्तान बन के वो इंडिया को खिताब जाएगा, जिताएगा या नहीं जिताएगा, वो बात की बात है। कप्तान बनना बहुत बड़ी बात है। जब MS धोनी कप्तान बना तो सचिन ने उसका नाम प्रपोज किया था। तो उस टाइम इंडिया वर्ल्ड कप जीती। मेरा ये कहने का मतलब, जब कोई काम होता है, नेचर करती ना आपका काम, तो भगवान ने धरती पर खुद काम नहीं करना, उतने लोग छोड़ रखे हैं आपकी मदद के लिए। मैंने को क्या बोला था, पूरी कायनात काम पे लग जाती है। अब जो लड़का DIG 12वीं फेल फिल्म आई अभी रिसेंटली, रीस्टार्ट पिक्चर आई है ना 12वीं फेल, उसमें लड़का है मनोज शर्मा, वो 12th फेल था। वो घर से PCS बनने निकला, लेकिन वो IPS बन के क्लियर। जितने लोग उसके जीवन में आए वो नेचर ने भेजे उसके जीवन में उसको सपोर्ट करने के लिए। जब नेचर का काम करती है ना तो साथ में लोगों को भी आपकी सपोर्ट करने के लिए भेजती है। क्योंकि इस संसार को चलाने वाला तो नेचर ही है, लेकिन उसके साथ साथ जब आपने कर्मों की भी बात की है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे जो पास, जो हम पिछले जन्म में भी अपने कर्म किए हैं, तो क्या हमें अपने पिछले जन्मों का कर्म का फल जो है उस जन्म में मिलता है, उसी जन्म में मिलता है, या फिर आने वाले जन्मों में मिलता है? हमें जो कुछ भी मैंने आपको पहले बताया भी, जो कुछ भी हमें मिल रहा है ना प्रेजेंट में, वो हमें पूर्व जन्म के संचित कर्मों का मिल रहा है। अगर हमने अच्छे कर्म किए हैं पिछले जन्म में, तो अगर हमें इस जन्म में कुछ गलत कर भी देते हैं, कुछ हो जाता हमसे जाने अनजाने, अगर हमने अच्छे कर्म किए हैं तो उसका हमें थोड़ा फल, उसका नुकसान कम होता है। उसका एग्जाम्पल देकर बताता हूँ आपको, ट्रू एग्जाम्पल दूंगा आपको। सन 1884 में इंग्लैंड में एक आदमी से कत्ल हो गया, वो पकड़ा गया, उसको सजा होगी फांसी की। फांसी देने का कोई रूल है कि जब भी किसी को फांसी दी जाती है तो उसकी बॉडी वेट के हिसाब से पुतला तैयार किया जाता है। सबसे पहले पुतले को फांसी दी जाती है, फिर उसको फांसी दी जाती है। पुतला फांसी पे लटकाया, लीवर खुल गया। आदमी को फांसी पे लटकाया, लीवर जाम हो गया। सेकंड टाइम पुतला चढ़ाया, लीवर खुल गया। आदमी को फांसी लगाई, लीवर जाम हो गया। थर्ड टाइम पुतला को फांसी दी, लीवर खुल गया। थर्ड टाइम आदमी को फांसी भी चढ़ाया, लीवर फिर जाम हो गया। तो एक रूल है इंग्लैंड में भी, फांसी की अटेम्प्ट आपने 3 देनी है। अगर तीनों अटेम्प्ट में बंदा फांसी नहीं लगती तो उसकी फांसी टल जाती है, वो उसकी फांसी कन्वर्ट होगी उम्र कैद में। इसका मतलब उसने पूर्व जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, उसकी फांसी टल गई। 35 साल की उम्र में जो उसने मरना था वो 95 की एज में मरा। जज कोई भगवान नहीं है। अगर कुदरत ने आपको फांसी नहीं देनी ना तो लीवर जाम कर देना कुदरत ने, ठीक है। सारा खेड़ पुत्र पिछले जन्मां दा। हुण एक और एग्जाम्पल दिना, बेद की घटना दसदा तुहानूं। एक साधु और एक डाकू दोनों जंगल जाते, वहाँ पर बारिश पड़ने लग जाती है तो दोनों एक वृक्ष के नीचे खड़े हो जाते हैं। बारिश हट जाती है,
उसके बाद जल थल हो जाता है, पानी पानी, नज़र कुछ नहीं आता। तो वो चलते हैं, किसी गड्ढे में गिर जाते हैं दोनों जाने। तो जो अपने साधु था उसके पैर में कील चुभ जाती है, और जो डाकू था उसको सोने की पोतली मिल जाती है। दोनों गड्ढे से बाहर आते हैं तो साधु बड़ा हैरान होता, भी मैं साधु, मेरे चुभ गई कील, खून निकल रहा है मेरे, और इसको पैसे मिल गए हैं, सोने की टिक्कियाँ मिल गई हैं। तो ऊपर से आकाशवाणी होती, फिर पहले साधु की होती आकाशवाणी, भी आपने पिछले जन्म में बहुत गलत काम किए थे, आपको इस जन्म में फांसी मिलनी थी, आप साधु बन गए, अच्छे काम कर रहे हो, तो वो फांसी आपकी, वो जो सूली पे चढ़ना था ना, वो शूल बन गया आपका, फांसी टल गई अच्छे कर्मों की वजह से। अब डाकू की भी विश्वाणी होती है, आकाशवाणी भी, इसने पिछले जन्म में बहुत अच्छे काम किए थे, इसको इस जन्म में राजा बनना था, इसको इतनी संपदा मिलनी थी, धन मिलना था इतना बड़ा ना, वो इतना जो धन मिलना था वो इतना रह गया, क्योंकि वो डाकू बन गया, गलत काम करने लग पड़ा। ये सारा खेड पिछले जन्म था। अगर असी अपने कर्म अज भी असी अपने कर्म सुधार करते हैं तो असी अपने जन्म ਨੂੰ अपने कर्म सुधारते हैं, असी अपने जीवन ਨੂੰ ਵਧੀਆ बना सकते हैं। हर कोई यही कहता है कि मैं तो अच्छे ही कर्म करता हूँ, मैं तो अच्छा ही करता हूँ, क्योंकि कोई भी ये मानने को तैयार नहीं होगा कि हम बुरे कर्म करते हैं, क्योंकि हर किसी के हिसाब से वो जो कर रहा है वो सही कर रहा है। हाँ, मैं आम पब्लिक को बताना चाहता हूँ भी आप अपने आप को कैसे जज करोगे, हम अच्छा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ना। पंजाबी च कहावत आ भी चलाकियां करनियां बंद कर दो तो रब तुहाडे काम करने शुरू कर दूगा। चलाकी की होंगी बेटा, आपने किसी को प्रॉमिस किया भी मैं आपका काम कर दूंगा, लेकिन आपने सोच रखा भी आपने काम नहीं करना, हाँ हाँ ये चलाकी है। ठीक है, हाँ जी, अगर आपने किसी को बोला भी मैंने काम करना है, कर दूंगा, और आपने काम कर दिया, दैट इज द मैन ऑफ वर्ड, भी आप अपने वचन के पक्के हो। जो बंदा कहता है अगर वही करता है तो फिर वो कामयाब है, अगर वो कहता कुछ है करता कुछ है तो फिर वो कामयाब नहीं है, उसका काम नहीं बनना। अपना कर्म सुधारना पड़ेगा बेटा। अगर जीवन में कामयाब होना है तो अपने कर्म को ही सुधारना पड़ेगा, उसके बिना और दूसरा कोई उपाय नहीं है। क्योंकि गीता में भी यही लिखा है, भगवान कृष्ण जी ने भी यही कहा है, आपका कर्म पे अधिकार है, फल पे अधिकार नहीं है। फल तो आपका वैसा ही आएगा जैसा आपका कर्म होगा। लेकिन आज के समय में हम किसी की छोटी सी भी मदद करते हैं तो हमें ये लगता है कि जब हमारे ऊपर कोई मुश्किल वक्त आए तो वो भी हमारी मदद करे, हम एक उम्मीद लगा लेते हैं। तो क्या वो उम्मीद लगाना सही है? जब उसका बुरा समय चल रहा था तो उसका साथ दिया, तो क्या ये उम्मीद लगाना सही है कि हमारे बुरे समय में भी वो हमारा साथ दे? देखिए, अगर आप किसी की मदद करते हैं ना बेटा, तो पहले तो आप उससे उम्मीद मत करो। आपने तो अच्छा कर्म किया ना बेटा, किसी की मदद किया है तो अच्छा कर्म किया है, आप उससे उम्मीद क्यों करते हो? आपको फल किसने देना है? कुदरत ने देना है, नेचर ने देना है। उसके खाते में आपके अच्छे काम जुड़ रहे हैं। आपको घर की एग्जांपल देता हूँ। मेरे बुआ जी, रियल एग्जांपल दे रहा हूँ घर की। मेरे बुआ जी, मेरे पापा छोटे थे, दादाजी की डेथ हो गई, मेरे पापा सबसे भाइयों में छोटे थे। तो मेरी दादी ने कहा भी बुआ को भी इसको ले जा, प्रकाश को, मेरे पापा का नाम प्रकाश है, भी ये छोटा भाई है, बड़े भरा इनू नौकर बना के रखणगे अपने पास, ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾ। ਪੁੱਤਰ, ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਪਾਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਨੇ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲੇ, ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੌਕਰੀ ਲਵਾਈ, ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਾਈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਬੜੇ ਕਲਾਸ 1 ਅਫਸਰ ਸੀ ਰੇਲਵੇ 'ਚ ਨੌਕਰ, ਤਿੰਨੇ ਨੌਕਰ ਰੇਲਵੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਭੂਆ ਨੇ ਪੁੱਤ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਭਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, हाँ जी, ਹੁਣ ਫਲ ਭੂਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ,
ਫਲ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ? ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਬੱਚਾ ਕਿਹੜਾ? ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ। मेरी बुआ दी बेटी के 3 बच्चे हैं, एक बेटी तो बेटे, तीनों बच्चे सेट, मतलब वेल सेट। अब बताओ, आपने कर्म किया अच्छा, उसका फल आपको नहीं मिलेगा, आपके बच्चों को मिलेगा। आप भूल जाओ, आप इस सांस से काट दो, भूल जाओ उसको, वो उसने नहीं देना। अरे भी जिसकी आपने मदद की, आप क्यों उम्मीद करते हो उससे? ये बताओ। आपकी उम्मीद करना ही बेईमानी है, मैं तो कहता हूं बेवकूफी है। आपको नेचर देगी ना फल। मैंने क्या बोला था? हर कर्म की वापसी निश्चित है। सलामत अली साहब 7 साल की उम्र ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ ਏ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੈਰੀਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸਿੰਗਰ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨੰਬਰ 1 ਕਲਾਸੀਕਲ ਸਿੰਗਰ, YouTube ਤੇ ਸਰਚ ਕਰ ਲਓ। 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਕੈਰੀਅਰ ਸ਼ੁਰੂ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ? ਸੁਨਿਧੀ ਚੌਹਾਨ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਗਾਣਾ ਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। 13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚੋਂ ਟਾਈਟਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਉਹਨੇ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੋ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੇਹਾ ਕੱਕੜ ਵੀ 4-5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਗਾਣਾ ਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭੇਟਾ ਪੁੱਟਾ ਗਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਿੰਨੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਸਿੰਗਰ ਆ ਉਹ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਭਾਗ ਲਾਏ ਨਾ ਪੁੱਤਰ। ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਣਨਾ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇਚਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਸਤਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਦਾ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਪੁੱਤਰ। तो अगर सब कुछ नेचर करती है तो हमें एक्सपर्ट की ज़रूरत क्यों है? देखिए बेटा, ऐसा है, मैं तो आपको ये, मैंने आपको पहले बोला भी, मैं डेस्टिनी डिसाइडेड अपनी एडवांस बोल चुका हूँ। मैं आपकी ये मदद कर सकता हूँ भी, आप जो मुझसे पूछने आ रहे हैं, क्या वो आपके भाग्य में है, आपका मैं मार्गदर्शन कर सकता हूँ, लेकिन उस चीज़ को बदल नहीं सकता। मैं बदलने का दावा नहीं करता हूँ बेटा। अब मुझे बताओ, कोई कहता है जी मौत की भविष्यवाणी नहीं कर सकता। आपने सुना होगा ना लोगों से। मैंने अपने जीवन में बहुत मौत की भविष्यवाणियाँ की हैं, अपने परिवार में की हैं। अपने ताया जी का बेटा, मैंने उसको बोला भी तुम्हारा सिस्टम इंटरनली डैमेज हो चुका है। जो मैंने तुम्हारे फिंगरप्रिंट देखे हैं, तुम्हारे नाखून देखे हैं, मैंने तुम्हारा चेहरा देखा है, मुझे तेरा सिस्टम ठीक नहीं लग रहा है, इंटरनल सिस्टम ख़राब तेरा लग रहा है, भी अपना इलाज करा। कहता मुझे कुछ नहीं हुआ। मैंने अपनी ताया जी को बोला, सारी फैमिली को बोला, और मैंने अपने भाभी को बोला, उनकी ससुर को बोला, सालों को बोला, सबको मैंने बोल दिया जो मेरी ड्यूटी थी। तो मेरे भाई ने मेरी बात पे गौर नहीं किया। आफ्टर 6 मंथ वो हॉस्पिटलाइज हो गया। ठीक है। तो डॉक्टर क्या बोल रहा है भी 3 लाख रुपये जमा करो। मैं डॉक्टर से मिलने गया। मैं कहा डॉक्टर साहब आपने क्या कर रखा है? कहते मैंने MD कर रखा है। मैं कहा आपको लगता है मेरा भाई सर्वाइव करेगा? कहते बिल्कुल करेगा। मैं कहा ऐसा है जी, भाई मेरा वेंटिलेटर पे है, हम 50,000 दे रहे हैं आपको, अगर ये 24 घंटे निकाल गया तो 24 घंटे के बाद 2.5 लाख रुपया हम और जमा करा देंगे। ठीक है। और मैं आपको प्रेडिक्शन करता हूँ कि मेरा भाई बचेगा नहीं। आप अपनी पूरी पढ़ाई, पूरी विद्या लगाओ और पता करो भी ये कैसे बच सकता है। हम ब्लड का इंतजाम कर रहे हैं, आप अपना काम करो। हम ब्लड का इंतजाम कर रहे हैं और मेरा भाई वेंटिलेटर पे मर गया। बेटा अगर आप अपने परिवार में प्रेडिक्शन करोगे और आपकी वो गलत निकलेगी तो जूते पड़ते हैं फैमिली में, पड़ते कि नहीं पड़ते? ठीक है ना। बट आपको नहीं लगता कभी कभी कि इस तरह की भविष्यवाणी, जो इंसान थोड़ा टाइम और जी सकता है वो डर सा जाता है, सहम सा जाता है? बेटा मैंने उसको ये थोड़ा वो डेथ हो जाएगी, मैंने बोला भी हेल्थ क्राइसिस आएगा। अब आपको और बताता हूँ, पंकज पांडे जी को आप जानती होंगी, न्यूज़ 24 में वो काम करते थे। पंकज पांडे जी वो मेरे शो के डायरेक्टर थे। पंकज पांडे जी तो वो जो मेरा शो था हर चेहरा कुछ कहता है, उसके डायरेक्टर थे। उनके भाई का एक्सीडेंट हो गया, तो जो सब्जी मंडी के बाद हॉस्पिटल है ना वो फोर्टिस का, तो किसी ने बोला जी महामृत्युंजय का पाठ कराओ, 2.5 लाख रुपया खर्चा, सबका अपना अपना जो सिस्टम था ना वो किया। तो फिर मुझे पंकज जी लेके गए, पंकज पांडे जी, वो आप चलिए प्लीज़ मेरे भाई के देखिए फिंगरप्रिंट। तो वो गया था, वो लड़का कोमा में था। तो मैंने बोला भी ये इसके सारे हटा दो, मुझे फिंगरप्रिंट देखने हैं। मैंने फिंगरप्रिंट देखे
चेहरे पे उसके ऑक्सीजन का मास्क लगा था, मैं कहा वो भी उतारो। उसकी फेस रीडिंग की, 1 मिनट लगाया मैंने, बाहर आ गया। मैं कहा ये लड़का कोमा से बाहर आएगा, 1 महीने के अंदर अंदर कोमा से बाहर आएगा। और डॉक्टर की बोल रहे हैं कि हमें नहीं पता ये कोमा से कब बाहर आएगा, हमें ये भी नहीं पता ये बचेगा या नहीं बचेगा। ठीक है, उसका खुद का एक भाई डॉक्टर है कानपुर में, एमडी है वो, उसने भी स्कैनिंग देख के बता दिया भी क्लॉट है ब्रेन में, पता नहीं वो बचेगा। मैं तो कोई डॉक्टर नहीं हूँ बेटा, मैंने तो फिंगरप्रिंट देखी है। मैं कहा बच जाएगा। 15 दिन बाद होश में आ गया लड़का। बल्कि मैंने कल मौत की प्रेडिक्शन नहीं की है, मैंने मौत से मुंह के बचने की प्रेडिक्शन भी की है। आप तो सिर्फ प्रिडिक्शन करते हैं, रेमेडीज तो आप देते नहीं हैं, तो फिर लोग क्यों आए आपके पास? बेटा मैं ये कहता हूँ भी अपने संजय खान का बेटा, फिरोज खान का बेटा, सचिन का बेटा, उदय चोपड़ा, कितने स्टार सन्स हैं। शाहरुख खान का बेटा आने वाला, अक्षय कुमार का बेटा भी आने वाला, कितने स्टार सन्स लाइन में लगे हुए हैं ना। मैं ये कहता हूँ 90% जो बंदा अपनी फादर की फील्ड में जाता है पूरी दुनिया में वो फेल है, 10% कामयाब है। जो अपनी फादर की फील्ड से हट के काम करते हैं वो 90% कामयाब है। मैं तो ये कहता हूँ जिन जिन लोगों के मैंने नाम लिए हैं, जो मेरे भाई कहते हैं अभी, कोई कुंडली वाला कहता है, कोई न्यूमरोलॉजी वाला कहता है, कोई टैरो कार्ड कहता है, कोई लाल किताब वाला भी कहता है। एक मेरे दोस्त हैं, उनके पापा लाल किताब के एक्सपर्ट हैं, उन्होंने मुझे बोला मैंने आपको लाल किताब का सिखाना है। मैं कही मैं बिल्कुल नहीं सीखना, आप 2 काम करो, आपका बेटा अफसर नहीं बन सकता, इसको उपाय करके आप अफसर बना दो पहली। सेकेंडली आपकी बेटी का विधवा योग चल रहा है, ठीक है, आप ऐसा उपाय करो विधवा योग ना हो। जब ये दोनों आप बातें हो जाएंगी मैं आपका चेला बन जाऊंगा। वो दोनों नहीं कर सके वो। तो आपका कहने का क्या मतलब है कि ये जो उपाय हैं जो हमें बताए जाते हैं कि ये उपाय आपकी ज़िंदगी को बदल सकते हैं, तो क्या इन उपायों में बिल्कुल भी जान नहीं है? कोई मायने नहीं रखते उपाय, कोई इफेक्ट नहीं करेंगे हमारे ऊपर? मैं कहता हूँ जी मैंने तो आज तक उपाय कराए नहीं है। जो मेरे भाई उपाय का दावा करते हैं वो गारंटी तो देते नहीं किसी को। लेकिन इन उपायों ने बहुत से लोगों की ज़िंदगी को बदला है। हाँ बदला, बिल्कुल मैं सहमत हूँ। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ 20% लोगों के काम बनते हैं। अगर मान लो आप 20% में आते हो और आप जोशी के पास गए, आपने उपाय किया, आपका काम बन गया। मैं कहता हूँ अगर नहीं उपाय करोगे तब भी काम बनेगा ना, वो बिना उपाय के बन जाएगा। अगर आप मेरे पास आते हो तो मैं वही कहूँगा बिना उपाय के काम बन जाएगा। मैं गारंटी दे रहा हूँ मनी बैग, आपको 1 रुपये का उपाय नहीं करना। लेकिन आप तो ये बताएंगे ना कि आपका ये काम हो सकता है या नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो वो तो ये चाहते हैं कि ये काम हो, तो वो होने के लिए वो काम हो, इसके लिए वो उपाय करते हैं। तो कई बार उपाय करने के बावजूद लोगों के काम नहीं बनते, उसका क्या हल है? कई लोगों के काम नहीं बने, वो भी मेरे पास आते लोग, मेरे पास लोग आते हैं बहुत। एक मेरे पास आया बंदा भी, मैंने 30 लाख रुपए दे दिया किसी जोशी के कहने पे बाहर जाने के लिए। वो मेरे पास है, मैं कहता योग ही नहीं है बाहर जाने का, उसका 30 लाख डूब गया। तो ये भी तो आपने कुंडली देखी कि योग ही नहीं है? नहीं, मैंने तो वो कुंडली वाले के पास गया था ना, कुंडली वाले कहने पे उसने 30 लाख दे दिए बाहर जाने के लिए, उसका 30 लाख डूब गया, एजेंट लगे भाग गया। मैंने उसको बोला तेरा योग ही नहीं है, जब मेरे पास आया। अच्छा। तो एक कुंडली वाले ने किसी को बताया भी शेयर मार्केट में पैसा लगा दे, उसने करोड़ रुपया लगा दिया, ठीक है, नग भी डाल लिया, पुखराज नग डाल लिया। तो वो मेरे पास ही पूछने आ गया। मैंने उसको साफ बोल दिया भाई तेरा करोड़ रुपया डूबने वाला है शेयर मार्केट में, तूने गलत पैसा लगा दिया, तू शेयर मार्केट से पैसा नहीं कमा सकता। वो बंदा मेरे से लड़ पड़ा, लिटरली, ये सच बता रहा हूँ, बी यू आर फ्रॉड। मैं कहा ओके, जब कमा लोगे तब मेरे पास आना। फिर उसका करोड़ रुपया डूब गया, फिर मेरे पास आया, फिर मैंने उसको एंटरटेन ही नहीं किया। लेकिन आप जैसे इतने दावे के साथ ये सब बोल रहे हैं, जितने भी एस्ट्रोलॉजर होंगे, जितने भी न्यूमरोलॉजिस्ट होंगे, वो सब देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, वो तो यही विश्वास करते हैं और यही दावा करते हैं कि इन उपायों में शक्ति होती है और ये उपाय जो हैं प्राचीन काल से चले आ रहे हैं। देखिए कैसा है, मैं अब फिर कह रहा हूँ भी जो लोग उपाय कराते हैं उनकी विद्या भी, मुझे, मैं ये नहीं कहता उनकी विद्या ठीक नहीं है, उनका अपना देखो, सियाने की कहते हैं किसी ਨੂੰ ਮਾਂ ਬਾਦੀ
किसी ने माँ स्वाद दी, ठीक है ना। हो सकता है कि इन लोगों के काम बनते होंगे, पर जिनके नहीं बनते उनका क्या भाई, सबके बनने चाहिए ना। अगर मान लो किसी जोशी के पास गए हो और आपने पाए किया, फिर काम क्यों नहीं बना, लेकिन ज्योतिषी उसका आंसर क्या फिर। लेकिन किस ज्योतिषी का के पास चुनाव भी तो सही है। एस्ट्रोलॉजर अगर आप सही चुनेंगे तभी तो आपको सही समस्या का हल मिलेगा, क्योंकि अब हम देखते हैं आप एक कि ले- हर एक जगह पर आजकल हमें एस्ट्रोलॉजर मिल आप जाते बताओ हैं। एक लेमैन के पास कैसे समझ अभी वो जोशी सही है वो गलत है, एक लेमैन के पास कैसे पहचान। मैं आपको एग्जांपल एक रियल आपको घटना बताता हूँ। चंडीगढ़ में ऊर्जा प्रांगण के नाम से एक जोशी है पूनम शर्मा जी, वो सम्मेलन कराती है एस्ट्रोलॉजी का। मुझे भी उसने बुलाया, 2 दिन का सम्मेलन था, पैसे लिए। जब मैं पकाडली होटल में था फंक्शन, वो चंडीगढ़ में पकाडली में, जैसे मैं एंटर किया तो मैंने पूनम जी को बोल दी यहाँ पर कोई नहीं आएगा, पब्लिक नहीं आएगी यहाँ पर। वो कहती नहीं आएगी। 25 स्टॉल लगे थे लोगों के, उसमें मेरा भी एक था, ठीक है। 25 एस्ट्रोलॉजर आए थे स्टॉल लगाने के लिए, सभी लोग आए थे नामी ग्रामी। शनिवार दिन था, कोई नहीं आया। मुझे कहती संडे को आएंगे लोग, मैं कहा संडे को भी नहीं आएंगे। ये प्रिडिक्शन है बेटा, बाट लगा दी मैंने जोशियों की वहाँ पर 25 के 25 की। मैं अकेला आदमी जोशियों से पैसे कमा के लाया हूँ, पब्लिक तो आई नहीं वहाँ पर, पब्लिक नहीं आई वहाँ पर। ये ऑन रिकॉर्ड बातें बोल रहा हूँ, आप चंडीगढ़ की पूनम शर्मा से पूछ लेना भी कुमार अश्विनी सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है। और 9 में सोना निकलना था ना, हर जोशी बोल रहा सोना निकलेगा। फोकस टीवी में मैंने डंके भी चोड़े बोला था नहीं निकलेगा सोना। प्रिडिक्शन वो होती है घटना घटने से पहले, बिल्कुल उसी को प्रिडिक्शन बोलते हैं। ठीक है ना। एक लड़का अंसार शेख है, वो यंगेस्ट आईपीएस है इंडिया का, 21 साल की उम्र का लड़का। उसका बाप तो अनपढ़ है, वो कैसे बन गया आईपीएस, बिना किसी ट्रेनिंग के, बिना किसी कोचिंग के। वो संचित कर्मों की वजह से बना बेटा, उसे किसी उपाय ने आईपीएस नहीं बनाया। और सुन, वरुण लड़का, उसके बाप की डेथ हो गई, उसकी साइकिल रिपेयर की दुकान थी, दोनों माँ बेटे बैठे उदास। बेटा कह रहा मैंने काम करना है साइकिल रिपेयर का, माँ बोल रही है बेटा नहीं, तू पढ़ने वाला लड़का है, तू पढ़ेगा, हम पूरा परिवार साइकिल रिपेयर की दुकान काम करेंगे, तू काम नहीं करेगा। वो कहता मैंने करना है। बैठे थे माँ बेटा, एक अनजान आदमी है पंचर लगाने के लिए स्कूटर। कहते क्या हो गया, वो कहते जी मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई है, वो मेरा बेटा पढ़ने वाला है और ये कहता है मैंने रिपेयर का काम करना है, हम इसकी रिक्वेस्ट कर रहे हैं भी नो करना। कहता चक्कर क्या, कहता पैसे नहीं हमारे पास। कहते इतनी सी बात है, ये लो पैसे। पैसे दिए, +1 2 होगी। उसके बाद लड़का बीटेक करने चला गया। वहाँ पर उस कॉलेज जहाँ पर बीटेक कर रहा था, वहाँ पर कोई लड़की उसकी बहन बन गई प्रोफेसर, उसने उसकी मदद की, उसके दोस्तों ने मदद की, बीटेक कर गया लड़का, आईएएस अफसर बन गया। वो कैसे बन गया, किसी उपाय ने बनाया उसको अफसर। अब और सुन, तू उपाय की बात करती है ना बेटा, अब और सुन फिर। 13 साल की उम्र में 12वीं क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ एडमिशन ਲੈ रही है, 16 साल की उम्र कुड़ी पीएचडी कर रही है। हाउ इट इज पॉसिबल, केड़ा उपाय है यार। गॉड गिफ्टेड कुछ चीजें जैसे आपके पास तो मैं वही तो कह रहा हूँ भाई, मैं सिर्फ लोगों का मार्गदर्शन करता हूँ बेटा, मैं कोई उपाय नहीं बताता। मैं 43 साल से लोगों का मार्गदर्शन ही तो कर रहा हूँ मैं। लेकिन आप ये जरूर कहते हैं कि कर्म अपने जरूर अच्छे कीजिए। मैं तो, मेरा टैगलाइन है चेंज योर सेल्फ एंड चेंज योर लक। मैं तो लोगों को बोलता हूँ चलाकियां करनियां बंद कर दो, नेचर आपका काम करना शुरू कर देगी। अगर आप चलाकियां कर रहे हो और फिर भी उपाय कर रहे हो, काम नहीं बन रहा। हाँ, ये बात आपने बहुत सही कही कि आप चालाकियाँ कर रहे हो फिर भी उपाय कर रहे हो। आप कुछ भी करो उसको दिल से करो। और जैसे आपने अभी एक बात कही थी कि जब आप किसी के लिए कुछ करते हैं तो उससे ये उम्मीद मत रखिए कि वो भी आपके लिए कुछ करे। बेटा मैंने 20 साल बच्चे पढ़ाए हैं, गरीब घरों के बच्चे मैंने फ्री पढ़ाए हैं। आप हैरान हो जाओगे, मैंने गरीब बच्चों से कोई पैसा नहीं लिया, फ्री पढ़ाए हैं। लेकिन एक कंडीशन होती थी कि बच्चा इंटेलिजेंट होना चाहिए, नालायक बच्चे को नहीं मैंने पढ़ाया। आप दान भी कर रहे हो ना, अगर सही जगह दान नहीं लगेगा ना, उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो
शायद वो आपके अच्छे कर्मों का ब्लेसिंग्स है जो आपको कुदरत ने इतना अच्छा एक हुनर दिया है कि आप लोगों का कल्याण कर सकें और उनको बता सकें कि उनकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, बेटा आपको क्या और अपने एक कैसे अच्छी अपनी बात लाइफ बताता को हूँ, ठीक कर सकते हैं एक वो। और अच्छी बात आता हूँ। मैं दुनिया का पहला जोशी हूँगा जिसने ट्रस्ट बनाया। अच्छा। मैंने ट्रस्ट बनाया अपने, उसका नाम पता क्या रखा है? परहित ट्रस्ट। परहित का मतलब पता क्या होता है? दूसरे का भला करना। मैं अगर लोगों से फीस ले रहा हूँ ना बेटा, वो एज ए डोनेशन ले रहा हूँ अपने ट्रस्ट के लिए। बिल्कुल। वो सोसाइटी से लूँगा, सोसाइटी को ही दे देने मैंने। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे पेंशन आ रही है, बेटा मेरा सेट है, कुड़ी सेट है, वाई मेरी जॉब करती है। मैं इस प्रोफेशन में पैसों के लिए नहीं आया हूँ, आप वही पर लोगों का परहित करने के लिए आया हूँ। जन कल्याण के ट्रस्ट, लिए मेरा ट्रस्ट के। ट्रस्ट है, और लोगों को वहमों से निकालने के लिए आया हूँ। आपने इतनी सारी प्रिडिक्शंस की हैं, तो आपकी ऐसी कौन सी प्रिडिक्शंस हैं जो बिल्कुल सही साबित हुई हैं? बेटा मैंने आज तक जितनी प्रिडिक्शंस की है ना बेटा, वो डंके की चोट पे की है मैंने। बराक ओबामा राष्ट्रपति बनेगा, ठीक है, बिल क्लिंटन राष्ट्रपति बनेगा, टोनी ब्लेयर प्रधानमंत्री बनेगा, अडवाणी प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, मनमोहन सिंह बनेगा, इंडिया 2007 में वर्ल्ड कप से बाहर। 10 मार्च को मैंने प्रिडिक्शन की, 13 मार्च को वर्ल्ड कप शुरू हुआ, ठीक है। फिर मैंने 14 अप्रैल को प्रिडिक्शन की, 28 अप्रैल को वर्ल्ड कप फाइनल हुआ। मैंने बोला ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जीतेगा। प्रिडिक्शन वो होती है जो घटना घटने से पहले की जाए। जी। अभी रिसेंटली इंडिया का मैच हुआ, ठीक है। मेरा दोस्त है संदीप कोहली, जिसकी मैंने बोला था पहले भी, उसने मुझे फ़ोन किया भी यार इंडिया मैच जीतेगा। मैं कहा यार मुश्किल लग रहा मुझे। कहना कारण, मैं कारण तेरे को बताता हूँ, मैं कारण बताता हूँ ना क्यों जीतेगा नहीं भाई। देखो ऑस्ट्रेलिया जो ऑस्ट्रेलिया टीम का जो प्लेयर है, जो कैप्टन है, उसके गालों पे डिंपल पड़ते हैं। मैं लोगों को बताना चाहता हूँ जिनके गालों पे डिंपल पड़ते हैं, जो लोग खब्बे हाथ से काम करते हैं, जब खब्बे से भी काम करते हैं, सज्जे से भी काम करते हैं, दोनों हाथ काम करते हैं, वो सभी लोग भाग्यशाली हैं पूरी दुनिया में। रोहित शर्मा के डिंपल नहीं पड़ता, उसके कप्तान के डिंपल पड़ता है। राहुल द्रविड़ 2 टीम का मेंबर था, 2003 में भी 7 में भी। 3 में वो मेंबर था, 7 में कप्तान था। दोनों वर्ल्ड कप में उसके नसीब में नहीं थी पकड़ना, तो आपने उसको कोच बनाया, ठीक है। फिर आपने कपिल देव को नहीं बुलाया, MS धोनी को नहीं बनाया, जो भाग्यशाली लोग थे। उन्होंने वहां पर ऑस्ट्रेलिया ने रिकी पॉन्टिंग बुलाया, जो 3 बार वर्ल्ड कप जीत चुका है। आप विजेता लोगों को बुलाओ ना अपने फंक्शन में, तो उनका असर आएगा ना। लेकिन इंडिया इससे पहले इस वर्ल्ड कप में सारे मैचेस जीती, सिर्फ फाइनल ही हार गई। ऑस्ट्रेलिया 2 कप स्टार्टिंग में मैच हारा, बाद में सभी मैच जीता वो। ये भी देखो ना बेटा, वो शुरू में जीते हैं, आखिर में हार गए हैं। आपने मुझे पूछा अभी जीतना, मैंने अपने दोस्त को बोल दिया मुश्किल लग रहा है, क्योंकि मैं तो कप्तानों की देखता हूँ भी किसके भाग्य में ट्रॉफी उठाना है, मैं तो वो देखता हूँ। चेहरा देखा मैंने रोहित शर्मा का, चेहरा देखा मैंने उसके टीम के मेंबर का, उसको मैंने बोल दिया अपने दोस्त को भी मुश्किल लग रहा मुझे। तो आपको कपिल देव को बुलाते, MS धोनी को बुलाते, उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता, पॉजिटिव असर पड़ता। हमने उनको इज्जत नहीं दी, हमने उनको मान सम्मान नहीं दिया, तो कुदरत ने हमें मान सम्मान नहीं बख्शा ना। मैंने क्या बोला, कर्म की वापसी। अगर आप उनका अपमान कर रहे हो तो नीचे ने आपको मान सम्मान नहीं दिया। जीवन में जो कामयाब लोग हैं उनके साथ जुड़ो, उनको मान सम्मान दो, तभी आपका भाग्य प्रबल होगा। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਕੜ ਨਾਲ, ਜੇ ਲੱਕੜ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਤਰ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਲੋਹਾ ਤਾਂ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ, ਲੱਕੜ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਤਰ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਕੜ ਹਲਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਲੱਕੜ ਭਾਗਿਆਸ਼ਾਲੀ ਆ, ਉਹ ਪਾਣੀ 'ਚ ਤੈਰ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਲੋਹਾ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ तर के पार हो जाता है। तो अगर आप कपिल और धोनी जी को बुलाते तो ये होता कि वो अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते, नहीं, उनकी एक पॉजिटिव वाइब्स जो होती हैं, क्योंकि बहुत काम आती हैं। हैं। वो कपिल देव कितना नाराज था जी, वो ना हमें बुलाया ही नहीं, हमारा अपमान किया। कपिल जी ने साफ बोला, जब आप इतने अच्छे प्लेयर का अपमान करोगे, MS धोनी को नहीं बुलाया, आपने युवराज सिंह को नहीं बुलाया, जो 2 बार वर्ल्ड कप जिताया इंडिया को, दोनों बार युवराज सिंह मैन ऑफ द टूर्नामेंट था। सचिन जब मैन ऑफ टूर्नामेंट था 2003 में, इंडिया वर्ल्ड कप फाइनल हार गया था, तो अभी तो हारा था, ऑस्ट्रेलिया से हारा था। ऑस्ट्रेलिया 6 बार वर्ल्ड कप जीता है, कुछ तो बेटा उनको दम होगा ना उनमें,
कुछ तो उनके ऊपर कृपा होगी ना भगवान की, तभी वो जीता। तो हर 6 बार क्या ऑस्ट्रेलिया का जो कैप्टन है उसी का फेस देखा जाता है या फिर और भी जो टीम होती है, क्योंकि नहीं सारी जो टीम का एफर्ट जो होता है टीम इसमें। को लीड करता है, अच्छा, सारा भाग्य उसी के पे डिपेंड करता है। जो घर का मुखिया नहीं होता परिवार का, तो कप्तान भी परिवार का मुखिया होता है। जी जी। अगर मुखिया भाग्यशाली है तो परिवार के मेंबर का काम बन ही जाना है, आप ऐसा समझो। जी, तो देखेंगे कि नेक्स्ट जो है हमारा कैप्टन कौन होगा जो हमारा नेक्स्ट टाइम वर्ल्ड कप होगा, और तब हम एक बार फिर आपसे पूछेंगे कि इस बार कौन जीतेगा, और उम्मीद करते हैं कि आपका जवाब ये हो कि इंडिया जीतेगी वर्ल्ड कप। श्योर 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 श्योर। और बहुत सारे डाउट्स जो हैं आज आपने भी हमारे क्लियर कर दिए। विदर्स में आप आए, थैंक यू सो मच कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सेवा का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।